हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज की कहानी अमेरिका के एक ऐसे चोरों के गैंग के बारे में है जिसे 80 और 90 के दशक के बीच में पूरी अमेरिका और वहां की पुलिस को परेशान कर रखा था। इस पूरे गैंग को जेम्स बॉन्ड के नाम से जाना जाता था और इसके पीछे थी उनकी प्लानिंग, उनकी सफाई और उनके हाईटेक गैजेट्स, जिसकी मदद से वो 500 से भी ज़्यादा घरों को लूटने में कामयाब हुए और पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रह गई। ये पूरा गैंग इन सभी चोरियों को इतनी सफाई से अंजाम देता था कि किसी को कानों कान खबर नहीं होती और ये सभी बिना कोई सुराग छोड़े हवा में गायब हो जाते। हालांकि वो कभी पुलिस और एफबीआई के हाथ नहीं लगते, मगर 90 का दशक ख़त्म होते होते उनसे एक ऐसी गलती हो गई जिसने इस पूरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया और जब सच्चाई उन सभी के सामने आई तब उनके होश उड़ गए। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जिसमें जेम्स बॉन्ड गैंग की कामयाबी और डाउनफॉल के बारे में बताया गया है और उनके चोरी में इस्तेमाल किए गए तरीके इतने हैरत अंगेज थे जिसे जानने के बाद पूरा अमेरिका और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हिल गया। कहानी शुरू होती है लेट 80s और 90 के दशक में, जब जेम्स बॉन्ड गैंग न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के सबसे अमीर इलाकों को अपना निशाना बना रहा था। वो हर किसी को अपना निशाना नहीं बनाते थे, बल्कि ये गैंग पूरी प्लानिंग के साथ उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाता था जिनके पास बड़े बड़े घर होते थे और जो बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल जीते थे। ये गैंग अपनी प्लानिंग को इतने बेहतरीन तरीके से करता था कि वो सभी घरों के अलार्म सिस्टम्स को डिसेबल करने और दरवाज़ों के लॉक्स को तोड़ने में कामयाब हो जाते, मगर इसके पीछे की प्लानिंग बिल्कुल मिलिट्री लेवल की थी जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। बहरहाल इन चोरियों की वजह से क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि अब लोग इन एरियाज़ को छोड़कर जाने लगे, मगर इससे भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि इस जेम्स बॉन्ड गैंग का आतंक अब धीरे धीरे अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स में फैलने लगा। ये गैंग अलग अलग घरों से कैश, ज्वेलरी और कई कीमती सामान चुरा लेता और बिना कोई भी सुराग छोड़े वहाँ से निकल जाता, जिससे पुलिस की परेशानी ज़्यादा बढ़ गई थी और उन्हें यही लग रहा था कि यह गैंग कभी पकड़ा नहीं जाएगा। मैरी और हेवर नाम का एक कपल न्यू जर्सी के एक पॉश एरिया बर्गन काउंटी में रहता था, जहां वो अपनी सुकून भरी और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। मगर उनकी खुशियों को झटका उस दिन लगा जब 19 दिसंबर सन 1992 की एक दोपहर मैरी अपनी कार लेकर अपने घर के अंदर दाखिल होती है। गेट से होते हुए वो भी घर की तरफ बढ़ी रही थी कि तभी उसकी नज़र घर के मेन डोर पर पड़ती है जो खुला हुआ था और साथ ही साथ पुलिस की गाड़ियाँ भी उसके घर को घेरे हुई थी, जिसमें कई पुलिस ऑफिसर उसके घर की तरफ बंदूक ताने खड़े थे। ये देख उसके बदन का खून जैसे जम गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, मगर कुछ ही देर में ये बात उसे समझ आ गई कि उसके घर एक क्राइम सीन बन चुका है। उधर पुलिस के कुछ ऑफिसर्स पहले से ही घर के अंदर थे जो घर का कोना कोना छान चुके थे, मगर चोरों का ये गैंग पहले ही फरार हो चुका था। ये गैंग अपने पीछे तबाही का एक मंजर छोड़ गया जिसमें पूरे घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और तभी मैरी कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ घर के अंदर दाखिल होती है। घर के अंदर पहुंचते ही वो देखती है कि सारे ड्रॉर्स खुले पड़े हैं और फर्नीचर उल्टा सीधा पड़ा था, जिसकी वजह से उसका सारा सामान ज़मीन पर इधर उधर बिखरा पड़ा था। यह गैंग उसके घर और उसके बेडरूम से सारा कीमती सामान जैसे गोल्ड, सिल्वर और एक मोतियों का नेकलेस भी चुरा ले गया, जिसकी कीमत थी लगभग $20,000 यानी 17 लाख रुपए। अब पुलिस अपनी K9 यूनिट यानी डॉग स्क्वाड को मौका वारदात पर बुला लेती है ताकि चोरों के इस गैंग को ट्रैक करने में उन्हें मदद मिल सके। पुलिस अब इस डॉग यूनिट को लेकर आसपास के एरिया में घूमना शुरू करती है, जिसमें डॉग पेड़ की टहनियों की तरफ देखकर भौंकने लगते हैं और तब पुलिस एक थ्योरी पर पहुंचती है कि शायद चोर इन टहनियों में छुपकर मैरी के घर पर नज़र रख रहे होंगे। ये बात पता चलते ही मैरी बहुत सहम जाती है और उसे सबसे ज़्यादा दहशत इस बात से हो रही थी कि चोर उसके घर पर नज़र रख रहे थे, जो अपने आप में बहुत ख़तरनाक और डरावना था। पुलिस के लिए जो सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात थी वो ये थी कि सिर्फ मैरी इन चोरियों का शिकार नहीं हुई थी, बल्कि इसी तरह की चोरियां बर्गन काउंटी में आए दिन हो रही थी और ये गैंग अपने पीछे ना तो कोई फिंगरप्रिंट और ना ही कोई सबूत छोड़ रहा था। जिस बात ने पुलिस को सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा था वो ये थी कि गैंग आखिर घरों के अंदर घुसता कैसे था, क्योंकि दरवाज़ों पर ना तो कोई फोर्स एंट्री के निशान थे और ना ही कोई सबूत जो उन्हें चोरों तक पहुँचा सके। इन चोरियों का शिकार हुए विक्टिम्स को लग रहा था जैसे उन्हें किसी भूत ने लूट लिया हो, और वहीं पुलिस को ये बात समझते देर नहीं लगी कि वो एक प्रोफेशनल और मंझे हुए गैंग से डील कर रहे हैं। इस गैंग का नाम जेम्स बॉन्ड इसलिए पड़ा क्योंकि ये अपनी हर प्लानिंग को बहुत बारीकी से करता था और इनके चोरी के तरीके भी बहुत जीनियस थे, क्योंकि ये अपनी चोरियों को एक आर्ट की तरह देखते थे जिसमें वो हर चोरी के साथ और बेहतर करते जा रहे थे। अब आते हैं उनकी प्लानिंग पर कि वो अपनी चोरियों की शुरुआत करते कैसे थे, और इसकी शुरुआत होती है विक्टिम्स के घर पर नज़र रखने से।
ये गैंग सबसे पहले उन घरों पर नज़र रखना शुरू करता था जिनकी पार्किंग्स में लग्जरियस कार खड़ी होती थी और साथ ही साथ वो देखने में आलीशान होते थे, जिससे उन्हें यह अंदाज़ा हो जाता कि इन घरों के अंदर बहुत सारा कीमती सामान होगा। ये गैंग अपनी चोरियों के दौरान एक हाई एंड BMW कार का इस्तेमाल करता था, जिसे लेकर वो अमीर इलाकों में घूमा करते थे, जिससे किसी को उन पर कोई शक नहीं होता और इसी दौरान वो हर घर की बहुत बारीकी से रेकी करते। वो सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर देते कि जिस घर को भी वो अपना निशाना बनाए वहाँ कम से कम लोग हों और वहाँ किसी का भी आना जाना नहीं हो, और साथ ही साथ वो उस घर में रहने वालों के रूटीन्स और आने जाने के पैटर्न्स पर भी नज़र रखते। एक बार जो अपना शिकार को चुन लेते, उसके बाद शुरू होता है उनका असली खेल, जिसमें सबसे पहले वो 24 घंटे एक शख्स को टारगेट के घर के बाहर खड़ा कर देते, जो कभी झाड़ियों या कभी पेड़ के पीछे छुपकर हर वक्त उन पर नज़र रखता। अब ये गैंग मेंबर घर के लोगों को जैसे ही बाहर जाते देखता, वो फ़ौरन बाकी मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देता, जिसके बाद पहले 2 शख्स जाकर दरवाजे पर बेल रिंग बजाते, ये कंफर्म करने के लिए कि घर के अंदर कोई है या नहीं। बेल रिंग होने के बाद अगर कोई दरवाजे पर आता तो वो एड्रेस पूछने का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते, और अगर कोई भी उनकी बेल का जवाब नहीं देता तो वो समझ जाते कि घर के अंदर कोई नहीं है और फिर वो घर के अंदर घुस जाते। इसी दौरान बाहर खड़ा शख्स पड़ोसियों और पुलिस पर नज़र रखे रहता ताकि किसी के भी आने पर वो उन्हें खबर कर सके। ये गैंग अलार्म सिस्टम्स को डीएक्टिवेट करने में भी बहुत माहिर था और इसीलिए वो घर में घुसने से पहले अलार्म पैनल्स को बाहर निकालते और उसके सभी तारों को काट कर उसे डिसेबल कर देते। वो ये सभी काम बहुत जल्दी और बहुत सिस्टमेटिकली करते थे, जिसके बाद वो सीधा बेडरूम की तरफ बढ़ जाते, जहाँ ज़्यादातर लोग अपना सारा कीमती सामान जैसे ज्वेलरी, कैश और महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखते थे। कई जगह तो वो सेफ को तोड़ने के बजाय उसे खोल देते थे, जिससे ये पता चलता है कि ये गैंग चोरी की कला में कितना माहिर था, और साथ ही साथ चोरियों में इस्तेमाल की गई BMW कार का भी बहुत बड़ा हाथ है इन चोरियों को कामयाब बनाने में। ये BMW कार हर तरह के गैजेट से लैस थी, जिसमें हेलोजन लाइट्स लगी थी ताकि पीछा कर रही पुलिस को लाइट्स की चौंध से ब्लाइंड किया जा सके। साथ ही साथ ऑयल डिस्पेंसर भी लगे थे, जिनसे तेल निकलकर ज़मीन पर गिर जाता था ताकि पुलिस की गाड़ियां स्लिप कर जाएं, और साथ ही साथ एक छुपा हुआ सेफ भी बना हुआ था जिसमें चुराए हुए सामान को छुपाया जा सके। इस कार के पीछे जो लाइसेंस प्लेट लगी थी उसे महज एक बटन दबाकर चेंज किया जा सकता था, जिससे पीछा कर रही पुलिस के लिए उन्हें ट्रेस करना नामुमकिन था। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ये गैंग इन चोरियों को महज 5 मिनट के अंदर अंजाम देकर घर से बाहर आ जाता था, और जब तक अलार्म सिस्टम से पुलिस तक खबर पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी होती। इस गैंग की यही प्लानिंग उन्हें दूसरे गैंग से अलग बनाती थी, जिसकी वजह से वो एक ही दिन में अलग अलग घरों को लूटते और पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम रहती। वो सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर देते कि उनकी चोरियों का कोई पैटर्न उभर कर सामने ना आए, और इसीलिए वो अब अलग अलग एरियाज़ के साथ साथ अब अलग अलग स्टेट्स में भी चोरियों को अंजाम देने लगे। बार बार अलग जगहों में चोरी होने की वजह से पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि ये एक ही गैंग है, और दिन ब दिन ये चोरियाँ उनके लिए एक अनसुलझी पहेली बनती जा रही थी। ये गैंग जीनियस होने के साथ साथ काफ़ी डिसिप्लिन भी था, क्योंकि उन्होंने अपना एक रूल बना रखा था कि कोई भी गैंग मेंबर ड्रग्स नहीं लेगा, और साथ ही साथ इन चोरियों के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। इस गैंग के बारे में एक दिलचस्प बात और थी, और वो ये थी कि ये सभी एक साथ बड़े हुए थे और उन सभी ने मिलकर अपनी चोरी की कला को साथ में निखारा था। इस गैंग के लीडर का नाम था टेरेंस लॉटन, और वही इन चोरियों के पीछे का मास्टरमाइंड था जो अपनी गैंग के साथ मिलकर इन चोरियों को अंजाम देता था। टेरेंस एक मंझा हुआ कार मैकेनिक था जो एक कार कस्टमाइजेशन शॉप चलाता था, और वो ये बिजनेस सिर्फ इसीलिए चलाता था ताकि वो इसकी आड़ में अपनी चोरियों और इलीगल क्राइम्स को छुपा सके। टेरेंस की इस कार वर्कशॉप में कस्टमाइजेशन के अलावा उन कार्स को भी मॉडिफाई किया जाता था जिनका इस्तेमाल चोरियों में होता था, और ये BMW कार भी इसी वर्कशॉप में मॉडिफाई की गई थी। ये कार एक जीता जागता सबूत थी टेरेंस की महारत का, क्योंकि इस BMW को बिल्कुल जेम्स बॉन्ड स्टाइल में मॉडिफाई किया गया था, मगर टेरेंस इससे भी ज़्यादा काबिल और चालाक था। टेरेंस चोरियों को प्लान करने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीके का इस्तेमाल करता था, जिसमें सबसे पहले वो अलार्म सिस्टम्स, भागने के रास्तों और विक्टिम्स की साइकोलॉजी को स्टडी करता था ताकि हर चोरी बहुत सफाई से अंजाम दी जा सके। हर गैंग मेंबर को उसके साफ इंस्ट्रक्शन थे कि अगर कोई भी रूल्स तोड़ते हुए पकड़ा गया तो उसे गैंग से फ़ौरन निकाल दिया जाएगा। टेरेंस की जो बात उसे दूसरे चोरों से अलग बनाती थी वो थी उसका फोकस और प्रोफेशनलिज्म, और वो किसी भी कीमत पर किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करता था। गैंग के दूसरे मेंबर का नाम था ब्रूस एंडरसन, जो टेरेंस का राइट हैंड था और वही गैंग की सारी चोरियों को कोऑर्डिनेट करता था।
ब्रूसी वो शख्स था जो विक्टिम के घर के बाहर खड़े होकर पुलिस और पड़ोसियों पर नजर रखता था और वही गैंग के लिए टारगेट्स चुनने का काम भी करता था। ब्रूस टेरेंस के लिए बहुत ज़्यादा वफादार था और इसीलिए वो दोनों मिलकर ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाते थे जिससे वो हर चोरी को आसानी के साथ अंजाम देने में कामयाब हो जाते। गैंग के तीसरे मेंबर का नाम था डेविड कर्कलैंड, जो अक्सर चुपचाप रहता था मगर साथ ही साथ वो गैंग का सबसे अहम मेंबर भी था। डेविड ही वो शख्स था जो अलार्म सिस्टम्स को डिसेबल करके घरों के अंदर घुसता था और वो इसे इतनी सफाई से करता है जिससे किसी को कानों कान खबर नहीं होती। उसकी खामोश रहने की आदत ही उसे प्रेशर में शांत रहने में मदद करती और वो महज 5 मिनट के अंदर ही पूरी चोरी को सिस्टमैटिक तरीके से अंजाम देकर बाहर आ जाता। डेविड सबसे पहले अलार्म्स डिसेबल करके घर के अंदर घुसता, जिसके बाद बाकी गैंग मेंबर्स उसके इशारे के बाद अंदर आ जाते और फिर वो सभी घर के अलग अलग कोने से सभी कीमती सामान चुरा लेते। अब आता है गैंग का चौथा और आखिरी मेंबर जिसका नाम था वॉल्टर स्मिथ, और ये वही शख्स था जो बाहर कार में बैठकर उनका इंतज़ार करता था ताकि चोरी के बाद वो उन्हें लेकर भाग सके। कार में बैठने के दौरान वो इस बात पर भी नज़र रखता कि कोई पुलिस की गाड़ी उनकी तरफ तो नहीं आ रही है और ऐसा होने पर वो फ़ौरन उन्हें खबर कर देता। वॉल्टर ही वो शख्स था जो चोरी के दौरान लगातार उनके कांटेक्ट में रहता और अगर उसे किसी से भी ज़रा भी खतरा होता तो वो गैंग मेंबर्स को फ़ौरन चौकन्ना कर देता या खुद जाकर उस शख्स का ध्यान बटाने में लग जाता। इस गैंग की सबसे ख़ास बात ये थी कि वो कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेते जिससे वो मुसीबत में पड़ जाएं और उनका एक रूल था कि कोई भी आपस में एक दूसरे से गलत तरीके से बात नहीं करेगा। चूँकि ये सभी बचपन के दोस्त थे इसलिए उन्होंने हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर चोरियां की थी और जैसे जैसे वो बड़े होते चले गए उनकी चोरियों का दायरा भी और बढ़ता चला गया। अब जैसे जैसे उन्हें अपनी हर चोरी में कामयाबी मिलती जा रही थी वैसे ये कामयाबी अब उनके सर चढ़कर बोलने लगी, जिसकी वजह से उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उनका गैंग अब लापरवाह तो होता ही जा रहा था और साथ ही साथ अब वो लोग लोकल बार्स और पब्स में चोरी की हुई गोल्ड चेन पहनकर दिखावा भी करने लगे और इसी चीज़ ने पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पुलिस के रेडार में जो सबसे पहला शख्स आया वो था गैंग का लीडर टेरेंस, और जब पुलिस ने चोरियों की छानबीन शुरू की तब उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई क्योंकि ये गैंग न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में अब तक 500 से भी ज़्यादा चोरियों को अंजाम दे चुका था, जिसमें कई मिलियन डॉलर का सामान भी चोरी हो चुका था। चूँकि पुलिस इन चोरियों को रोक नहीं पा रही थी और इसीलिए FBI अब इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाती है, मगर ये गैंग हर बार उनके हाथों से निकल जाता और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। उनके ना पकड़े जाने के पीछे की एक वजह और थी और वो ये थी कि अब वो लोग हर चोरी के बाद शहर बदल देते थे। मिसाल के तौर पर न्यू जर्सी के बर्गन काउंटी में चोरी करने के बाद वो अगले दिन न्यूयॉर्क के मेमोथ काउंटी में चोरी को अंजाम देते थे और इसी तरह शहर बदलने की वजह से पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि ये एक ही गैंग है। पुलिस और FBI को यही लग रहा था कि ये रात के अंधेरे में अंजाम दी गई मामूली चोरियां हैं, मगर वो सभी इस बात से बेखबर थे कि ये वेल प्लान्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड चोरियां हैं जिसे महज 4 लोगों का गैंग अंजाम दे रहा है। FBI अब किसी भी कीमत पर इन चोरियों को रोकना चाहती थी और तब कुछ पैटर्न्स उभर कर उनके सामने आना शुरू होते हैं। ये वो पैटर्न्स थे जो हर चोरी में सेम थे, जिसमें पहले अलार्म सिस्टम को डिसेबल किया गया और फिर घर में घुसकर ज्वेलरी और कीमती सामान चुराया गया, और सबसे बड़ा सुराग जो FBI के हाथ लगा वो थी रेड BMW कार, जिसका इस्तेमाल हर चोरी के बाद भागने के लिए किया गया था। हालांकि FBI के हाथ सबूत तो लग चुका था मगर गैंग को सबूत के साथ रंगे हाथों पकड़ना लगभग नामुमकिन था और इसके पीछे की वजह थी गैंग की प्लानिंग। ये गैंग हर चोरी से पहले पुलिस को गुमराह करने के लिए ट्रेन या बस से सफ़र करता और फिर कार में बैठकर उसे घंटों इधर उधर घुमाते रहते ताकि उन्हें ये पता चल सके कि उनका पीछा तो नहीं किया जा रहा। हालांकि एक बार पुलिस ने गैंग मेंबर का पीछा भी किया मगर 1 घंटे तक कार अलग अलग रास्तों से घुमाने के बाद वो कार के साथ गायब हो गया और पुलिस हाथ मलती रह गई। अब जो सबसे बड़ी परेशानी इस गैंग के सामने आकर खड़ी हो गई थी वो ये थी कि जो BMW कार उनकी भागने में मदद करती थी वही अब उनकी पहचान बनती जा रही थी जो उनके खिलाफ काम कर रही थी। ये बात अब हर पुलिस डिपार्टमेंट को पता चलती जा रही थी कि चोरी के बाद चोर एक लाल रंग की BMW कार में बैठकर भागते हैं और इसीलिए अब इस गैंग को चोरियों के साथ जोड़ना आसान होता जा रहा था। एक बार चोरी को अंजाम देने के बाद वो लोग भाग ही रहे थे कि तभी पुलिस की नज़र इस BMW कार पर पड़ जाती है, जिसके बाद पुलिस उनका पीछा करने लगती है। मगर जैसे ही वो BMW के पास पहुंचते हैं चोरों का गैंग पीछे लगी फ्लैश लाइट ऑन कर देता है, जिसकी चौंध से पुलिस के सामने अंधेरा छा जाता है और तभी इस BMW के पीछे से ऑयल निकलने लगता है, जिसकी वजह से पुलिस की कार स्लिप कर जाती है और जेम्स बॉन्ड गैंग भाग निकलने में कामयाब हो जाता है।
हालांकि वो लोग भाग निकलने में तो कामयाब हो गए थे, मगर अब एफबीआई और पुलिस ने उन्हें अपनी वांटेड लिस्ट में डाल दिया था और यही वजह थी कि अब एफबीआई एडवांस सर्विलेंस टेक्निक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब एफबीआई अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख मोड़ते हुए ये फैसला करती है कि वो चोरों को रंगे हाथों पकड़ने के बजाय अब उन कीमती सामान की तलाश में लग जाएंगे जो ये चोरी के दौरान चुराते थे। क्योंकि ये सारी गोल्ड ज्वेलरी और कीमती सामान न्यूयॉर्क की डायमंड मार्केट में बेच दिया जाता था और इसीलिए पुलिस अब अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। इन चोरियों को होते हुए अब लगभग 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका था और तभी पुलिस को पहली टिप अपने उस खबरी से मिलती है जो क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में उनका खबरी बनकर काम कर रहा था। वो खबरी टेरेंस और उसके साथियों की पहचान कर पुलिस को बताता है कि यही लोग इन चोरियों के पीछे शामिल हैं और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि चोरी के दौरान किसका क्या रोल होता है। इस खबर के बाद एक और नाम पुलिस के सामने आया और वो था रॉन लुरमैन, जिसकी मैनहट्टन डायमंड डिस्ट्रिक्ट में एक ज्वेलरी शॉप थी। ये वही शख्स था जिसका जेम्स बॉन्ड गैंग से कनेक्शन था, क्योंकि ये उनसे चोरी की हुई ज्वेलरी खरीदता था और साथ ही साथ उनकी पैसों से भी मदद करता था। लुरमैन का नाम सामने आते ही एफबीआई उस पर नज़र रखने लगी और साथ ही साथ अब वो उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं ताकि वो गैंग के साथ उसके कनेक्शन को साबित कर सकें। उधर पुलिस की दूसरी टीम अब हर वक्त जेम्स बॉन्ड गैंग पर नज़र रख रही थी और इसी दौरान उन्हें उन लोकेशंस के बारे में पता चलना शुरू होता है जहां से ये गैंग अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम देता था। धीरे धीरे अब इस केस के बिखरे टुकड़े आपस में जुड़ना शुरू हो रहे थे, मगर ये गैंग इस बात से बेखबर था कि अब उन पर नज़र रखी जा रही है और अब वो और बड़े रिस्क लेकर बड़ी चोरियों की प्लानिंग करने लगे। अब वो दोबारा उन्हीं एरियाज़ में चोरी की प्लानिंग करने लगे जहां वो पहले भी चोरियों को अंजाम दे चुके थे और उनके दिखावे और बड़बोलेपन ने पुलिस को वो सबूत दे दिए जिसकी उन्हें तलाश थी। अब एफबीआई इस गैंग के खिलाफ फेडरल रिको स्टैच्यूज़ के अंडर केस बनाना शुरू करती है जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स के खिलाफ काम करती है। फेडरल रिको वो एक्ट है जिसके अंडर सीरियस क्राइम्स को डील किया जाता है और ये बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि इस गैंग से लोगों को सिर्फ माल का ही नहीं बल्कि जान का भी खतरा था। इतना सब कुछ करने के बाद भी एक सवाल एफबीआई को बार बार परेशान कर रहा था और वो ये था कि क्या वो इस गैंग के मास्टरमाइंड टेरेंस को पकड़ पाएंगे और क्या वो अगली चोरी से पहले गैंग को रोक पाएंगे। बहरहाल कई महीनों की मेहनत के बाद एफबीआई को आखिर वो रास्ता मिल ही जाता है जिससे वो जेम्स बॉन्ड गैंग को ख़त्म कर सकते थे और ये रास्ता उन्हें उसी बेचे हुए कीमती सामान से मिला जो चोरियों के बाद बेच दिया जाता था। चूँकि ये सभी कीमती सामान कैश के लिए बेचा जाता था और इसीलिए एफबीआई अब न्यूयॉर्क की डायमंड मार्केट का रुख करती है ताकि वो इस गैंग के खिलाफ और पुख्ता सबूत इकट्ठा कर सकें। ये डायमंड मार्केट ज्वेलरी खरीदने और बेचने वालों के लिए एक बहुत बड़ा हब था जहां चोरी की ज्वेलरी और कीमती सामान को बहुत आसानी से असली ज्वेलरी के साथ मिलाकर बेच दिया जाता था, जिसकी वजह से चोरी के सामान को ट्रेस करना बहुत मुश्किल था। एफबीआई दिन रात रॉन लुरमैन पर नज़र रख रही थी, बस इसी उम्मीद में कि कब वो एक गलती करे और वो उसे रंगे हाथों पकड़ सकें। और तभी एफबीआई के हाथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लगती है जो आगे चलकर जेम्स बॉन्ड गैंग के पकड़े जाने की वजह बनी। एफबीआई को मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक लुरमैन जेम्स बॉन्ड गैंग की मदद तो करता ही था, मगर साथ ही साथ उसके पास एक ऐसी खुफिया जगह थी जहां वो इस गैंग के साथ मीटिंग करता था और चोरी का माल खरीदता था। पुलिस और एफबीआई को अब ये यकीन हो गया कि लुरमैन ही वो शख्स है जो उन्हें इस गैंग तक पहुंचा सकता है और चूंकि वो एक शहर से चोरी करके दूसरे शहर में सामान बेचते थे, इसीलिए उन पर फेडरल रिको एक्ट लगा दिया जाता है। ये एक्ट लगाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि पुलिस जेम्स बॉन्ड गैंग के चुराए हुए सामान, उनके ऑपरेशन और उनकी BMW कार सबको इस एक्ट के तहत ख़त्म कर सकती थी, वरना उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के बाद भी उन पर छोटे मोटे चार्जेस लगते और वो सभी छूट जाते। अब एफबीआई इसी कोशिश में लगी थी कि उन्हें छोटा मोटा चोर दिखाने के बजाय खतरनाक गैंग की तरह दुनिया के सामने पेश किया जाए ताकि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिल सके। कई दिनों तक लुरमैन पर नज़र रखने के बाद आखिरकार पुलिस उसके खुफिया ठिकाने पर रेड मार देती है और वहाँ जो चीज़ें उनके हाथ लगी उसे देख उनकी आंखों में एक चमक आ गई। पुलिस को वहाँ लगभग $5 लाख की चोरी की हुई ज्वेलरी मिली और साथ ही साथ कुछ ऐसी ज्वेलरी भी मिली जिसे देखते ही विक्टिम्स पहचान गए कि ये उन्हीं की है और आखिरकार पुलिस के हाथ वो सबूत लग चुका था जिसकी उन्हें तलाश थी। ये एक ऐसी कड़ी थी जो सीधे जेम्स बॉन्ड गैंग से जाकर जुड़ रही थी और पुलिस को अब लग रहा था कि वो इस गैंग को पकड़ने के बहुत करीब हैं। इस रेड का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि अब लुरमैन और जेम्स बॉन्ड गैंग पर एक फाइनेंशियल प्रेशर पड़ने लगा, क्योंकि ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही ज्वेलरी, और तब एफबीआई पूरे गैंग को गिरफ्तार करने का फैसला करती है।
इस गिरफ्तारी में गैंग के 3 मेंबर ब्रूस एंडरसन, डेविड ककलैंड और वॉल्टर स्मिथ FBI के हाथ लग जाते हैं, जिसके बाद उन पर फेडरल रिको एक्ट के तहत चोरी और कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाए जाते हैं। मगर गैंग का लीडर और मास्टरमाइंड टेरेंस अब भी उनके हाथ नहीं लगा था। टेरेंस को पकड़ना जितना ज़्यादा ज़रूरी था उतना ही FBI के लिए चैलेंजिंग भी होता जा रहा था, क्योंकि टेरेंस के पकड़े जाने के बाद ही ये गैंग ख़त्म होता और ये केस भी सॉल्व हो जाता। पुलिस को अब ये समझ आ चुका था कि टेरेंस को इन गिरफ्तारियों के बारे में पता चल चुका है और वो कहीं जाकर छुप गया है, मगर उसे ढूंढना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक जीनियस मास्टरमाइंड था जिसने पुलिस को नचा कर रखा था। इसी दौरान FBI के हाथ टेरेंस की एक कमज़ोरी लग जाती है और वो कमज़ोरी थी उसकी कार कस्टमाइजेशन वर्कशॉप, जहां वो कस्टमर्स की कार मॉडिफाई करता था और साथ ही साथ चोरियों में इस्तेमाल होने वाली कार्स भी वहीं मॉडिफाई की जाती थी। अब FBI टेरेंस को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाती है, जिसमें गैंग के एक मेंबर से उसके फ़ोन पर कॉल कराया जाता है और वो टेरेंस से कहता है कि उसकी वर्कशॉप में एक बहुत बड़ी चोरी हो गई है। इस कॉल को कराने के पीछे की वजह यह थी कि टेरेंस अपनी वर्कशॉप और बिजनेस को बचाने के लिए बाहर ज़रूर निकलेगा और आखिरकार FBI की चाल काम कर गई। आखिरकार टेरेंस जहां छुपा था वहां से बाहर निकला और उसी BMW कार में अपनी वर्कशॉप पहुंचा जिसमें बैठकर वो लोग भागते थे। वो गाड़ी से उतरकर वर्कशॉप की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी FBI एजेंट उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसी तरह पूरा जेम्स बॉन्ड गैंग आखिरकार FBI के हाथ लग चुका था। क्योंकि उन पर फेडरल रिको एक्ट लगाया गया था और इसीलिए उनकी चोरियों और इस्तेमाल हुई BMW कार को एक ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा बताते हुए उन पर सीरियस चार्जेस लगाए गए। इन चार्जेस के तहत ब्रूस एंडरसन, डेविड ककलैंड और वॉल्टर स्मिथ पर सन 1996 में चोरी, कॉन्स्पिरेसी और रैकेट चलाने के आरोप लगाए गए, जिसके बाद कोर्ट उन्हें 3 से 6 साल की सज़ा सुनाता है। गैंग के मास्टरमाइंड टेरेंस पर भी फेडरल चार्जेस लगाए गए और उसे 10 साल की सज़ा सुनाई गई, मगर जिस बात ने लोगों को सबसे ज़्यादा चौंकाया वो ये थी कि सज़ा उनके जुर्म के मुकाबले काफ़ी कम थी। मगर साथ ही साथ अच्छी बात ये भी थी कि अब ये गैंग पूरी तरह ख़त्म हो चुका था और अब वो कभी वापस नहीं आने वाले थे। अब आता है रॉन लुरमैन, जो इस गैंग से चोरी का सामान खरीदता था। उस पर गैंग का साथ देने और चोरी का सामान लेकर बेचने के चार्जेस लगे, जिसके बाद उसे 3 साल की सज़ा सुनाई गई। इस गैंग के गिरफ्तार होने के बाद लोगों ने चैन की सांस ली, मगर साथ ही साथ वो विक्टिम्स अभी भी सदमे में थे जो इनकी चोरियों का शिकार हुए थे। विक्टिम्स का कहना था कि अब वो बहुत अनसेफ फील कर रहे हैं और वो ये बात सोचकर ही सहम जाते हैं कि चोर उनके घर पर नज़र रख रहे थे और उनके अलार्म सिस्टम्स को डिसेबल करके उनके घर में घुस गए। कुछ विक्टिम्स को तो उनका चोरी हुआ सामान वापस मिल गया, मगर बहुत सारे विक्टिम्स ऐसे भी थे जिन्हें कुछ भी नहीं मिला। पुलिस और FBI के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि कई महीनों की इन्वेस्टिगेशन और जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो इस गैंग को पकड़ने में कामयाब हो गए थे। ये केस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम्पल बन गया और वो अपने ट्रेनिंग सेशंस में इसकी मिसाल देकर ट्रेनिंग्स को समझाने लगे कि कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट अगर साथ मिलकर काम करें तो बड़े से बड़े केस को सॉल्व किया जा सकता है। इस केस ने पुलिस डिपार्टमेंट को ये भी एहसास कराया कि उन्हें एडवांस सर्विलेंस और टेक्नोलॉजी की कितनी ज़रूरत है ताकि वो इस तरह के जीनियस गैंग से निपट सकें। हालांकि ये पूरा गैंग पकड़ा जा चुका था, मगर न्यूज़ चैनल्स पर इसे एक हाईटेक और चालाक गैंग की तरह दिखाया जाने लगा, जिसके बाद लोग इस गैंग को लेजेंड बुलाने लगे और साथ ही साथ रेड कलर की BMW को लोग मिस्ट्री कार कहने लगे। ये थी कहानी एक ऐसे गैंग की जिसने ये साबित कर दिया कि हाईटेक गैजेट से लैस और अमीर इलाकों में मौजूद घर भी सेफ नहीं हैं और जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब वो अपने घरों की हिफाजत कैसे करें और अपना कीमती सामान कहाँ रखें। ये कहानी ये भी बताती है कि मुजरिम चाहे जितना भी चालाक और ऑर्गेनाइज्ड ही क्यों ना हो, वो एक न एक दिन पकड़ा ज़रूर जाता है और महज एक सुराग उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। बहरहाल अपनी सज़ा पूरी करने के बाद ये गैंग मेंबर्स हमेशा के लिए गायब हो गए और फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिए और गैंग के मास्टरमाइंड टेरेंस की वर्कशॉप भी हमेशा के लिए बंद हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।